हेलो मेरे क्विट से छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और घर में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कौन कौन घर में पढ़ाई करते हैं, फटाफट कमेंट में हमें बताइए कि घर में आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर इस सेशन में कोई नए बच्चे जुड़ते हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने का कोई रुपया चार्ज नहीं लगता है। जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं। तो मतलब लाइक और शेयर में आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो अभी तक ASG बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस संस्था का एक मेंबर बन जाएं। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे विरिसन के बारे में और देखे थे विरिसन की लंबाई, और हम लोग वहाँ पे देखे थे कि विरिसन का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है। विरिसन का निर्माण होता है उदर गुहा में। और हम लोग देखे थे ये भी कि जो विरिसन कोश में नहीं आ पाते हैं तो इस प्रकार के विरिसन को क्या बोलते हैं, छिपे हुए विरिसन बोलते हैं। अगर आप पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो पिछले क्लास का वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। कामयाबी उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो करने में मन नहीं लगते हैं। जैसे कि आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगते हैं, तो अगर आप पढ़ाई करिएगा तो आपको उन्हीं क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेंगे। देखिए मेरे दोस्त कि जो होते हैं कि जो सक्सेस सभी होना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहते हैं। जैसे जो बिहार बोर्ड में सभी टॉपर बनना चाहते हैं, सभी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग घर में कम से कम जो अभी का समय है, कम से कम आपको 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे इस सेशन में जुड़े हुए हैं एक बार हाय वाला इमोजी सेंड करिए फटाफट, फिर हम लोग इस सेशन को आगे करते हैं। हाँ ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए। लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कैस्ट्रेक्शन के बारे में। कैस्ट्रेक्शन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बधिया करना। तो बधिया जो होता है सजीवों में किसमें होता है, जानवरों। कोई बैल है तो उनको क्या कर देते हैं हम लोग, बधिया कर देते हैं। तो आखिर बधियाकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कैस्ट्रेक्शन यानी जिसको बोलते हैं बधिया करना। तो आखिर जो मनुष्य होते हैं जानवरों में बधियाकरण क्यों करते हैं, चलिए इनको समझते हैं। जो नर के विरिसन को कुचल कर नष्ट करना ही कैस्ट्रेक्शन या बधियाकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछे बधियाकरण किसे कहते हैं तो आप उसे बोलिएगा कि जो नर के विरिसन हैं उनको अगर कुचल कर नष्ट कर देते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, बधियाकरण बोलते हैं।
जैसे कि आप लोग देखते होंगे गांव घर में जो मवेशी डॉक्टर होते हैं वो जानवरों को, जो बैल होते हैं उनको बधियाकरण करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आते होंगे कि आखिर जानवरों को बधियाकरण क्यों करते हैं, जो बैल होते हैं इनको बधियाकरण क्यों करते हैं? तो आप यहाँ पे समझिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नर जानवर होते हैं उसके शरीर से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। अगर बधियाकरण कर देता है, मतलब नर के वृषण को कुचल देता है, तो उनका लेवल घट जाता है, जिसके कारण वो जानवर शांत और आज्ञाकारी हो जाता है। इसीलिए जानवरों का जो वृषण होता है उनको कुचल कर नष्ट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो शांत और आज्ञाकारी हो सके। अगर बैल का वृषण को अगर कुचल कर नष्ट नहीं करेगा तो जो किसान है उनको अच्छी तरह से हल नहीं चला पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझ में आया? कैस्ट्रेशन किसे कहते हैं? तो नर के वृषण को कुचल कर नष्ट करना ही क्या कहलाता है? कैस्ट्रेशन। और कैस्ट्रेशन मतलब जो नर होते हैं, नर से कौन से हार्मोन निकलते हैं? नर से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिर जाने से जो जानवर होते हैं वो शांत और आज्ञाकारी हो जाते हैं। तो प्रत्येक वृषण जो होता है उदर गुहा के मार्ग द्वारा जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं इनगुनल कैनाल। जो प्रत्येक वृषण होते हैं, आप जानते होंगे कि जो वृषण है और प्रत्येक वृषण जो होता है एक गुहा के द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। प्रत्येक वृषण उदर गुहा में एक मार्ग द्वारा जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इनगुनल कैनाल बोलते हैं। इनगुनल कैनाल बोलते हैं। जन्म से पहले मनुष्य में वृषण कहाँ पाए जाते हैं? तो उदर गुहा में। जन्म से पहले वृषण कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में। और विकसित होते हैं, मतलब जन्म से पहले जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में विकसित होते हैं, तथा 7 माह की गर्भावस्था के बाद, मतलब जब 7 माह का गर्भावस्था हो जाता है उसके बाद वृषण जो होता है वक्ष गुहा के रास्ते वृषण कोश में आ जाते हैं। मतलब जो वृषण होता है वो कहाँ बनता है? उदर गुहा में। और 7 से 8 माह के गर्भावस्था के बाद जो वृषण है वो आ जाते हैं कहाँ? वक्ष गुहा के द्वारा वृषण कोश में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाए हैं कि जो उदर गुहा से, मतलब उदर गुहा से वृषण कोश निकलते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ? वृषण कोश में आ जाते हैं। जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ? वृषण कोश में आ जाते हैं। किस के द्वारा? वक्ष गुहा के द्वारा। किस गुहा के द्वारा? वक्ष गुहा के द्वारा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, हाथी। इनमें वृषण उदर गुहा के अंदर ही होता है। आप लोग हाथी देखे होंगे। जो हाथी होते हैं वृषण कोश हाथी में नहीं पाए जाते हैं, वो वृषण कोश नीचे नहीं लटका हुआ रहता है। आप लोग अच्छे से हाथी को देखिएगा। तो फटाफट एक बार कमेंट कीजिए कि कौन कौन हाथी को देखे हैं। तो कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो हाथी में देखे हैं कि वृषण कोश देखे हैं, और कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो हाथी में वृषण कोश बाहर में लटका हुआ नहीं देखे हैं? फटाफट एक बार कमेंट में कमेंट कीजिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं हाथी में जो होता है इनके वृषण उदर गुहा के अंदर ही होता है। मतलब जो हाथी होते हैं, नर हाथी में वृषण जो होता है उदर गुहा में ही रहता है, और उदर गुहा से वृषण कोश जो होता है, उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आता है। यहाँ पे स्पष्ट हम बता दिए हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं वृषण की संरचना। आप लोगों के मन में आता होगा आखिर ये वृषण की संरचना क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वृषण की हम लोग कंप्लीट संरचना बनाए हुए हैं। अगर जिन बच्चे को बायो के
कोई भी संरचना बनाने में दिक्कत हो रहा है, अगर किसी बच्चे को बायो के कोई भी ऐसा संरचना हो जो बनाने में दिक्कत हो रहा है, एक भी बच्चे अगर हमें कमेंट करेंगे कि सर इसके लिए हमें संरचना मतलब बायो के जो भी संरचना होते हैं इनको बनाने के लिए हमें सिखाइए, उनके लिए हम प्रॉपरी जो वीडियो होंगे उनको हम बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह से कोई भी संरचना कैसे बनाया जाता है। एक भी छात्र अगर कमेंट करते हैं तो उसके लिए हम डेली जो है संरचना वाले वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप वहाँ पे सिखाएंगे कि इस तरह से संरचना बनाया जाता है। तो फटाफट कमेंट करिएगा जिन जिन को संरचना सीखना हो। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे अब, विरेचन की संरचना। आखिर विरेचन की संरचना कैसी होती है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विरेचन। यहाँ पे देखिए ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है, विरेचन की संरचना है। किसकी, विरेचन की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नली के आकार की जो संरचना यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं सीड। और यहाँ पे आपको जो इस तरह से बॉक्स नुमा संरचना दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से और पढ़ेंगे। ये तो अभी संरचना समझा रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में विरेचन की संरचना पूछ दे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जिनको विरेचन बायो के कोई भी संरचना हो सीखना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। एक भी अगर छात्र कमेंट करेंगे तो उनके लिए हम डेली वीडियो जो है संरचना वाले वीडियो आप लोगों को सिखाएंगे, प्रॉपरली सिखाएंगे किस तरह से कोई भी संरचना हो, चाहे वो विरेचन हो, हृदय हो या कोई भी चीज़ बायो के कोई भी संरचना हो उनको बनाने के लिए कंप्लीट सिखाएंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में कंजूसी नहीं करिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाए। संरचना बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको संरचना बनाने के लिए नहीं आते हैं, जैसे मन तैसे हाथ घुमाया बना दिया। तो हम आपको आसान सरल भाषा में आपको संरचना बनाने के लिए सिखाएंगे। तो इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कौन कौन से छात्र कमेंट करते हैं हाँ सर इसके लिए हमें संरचना बनाने के लिए सिखाइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको संरचना दिख रहा है ये संरचना किसकी है, विरेचन की है। और विरेचन में ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं, सिर। और यहाँ पे जो आपको इस तरह से संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं रेटे-टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे-टेस्टिस। इस तरह की जो संरचना दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, रेटे-टेस्टिस। और यहाँ पे आपको देखिए जिग जैग नुमा इस तरह से नली जो दिख रहा है उसको बोलते हैं कॉपर्स। क्या बोलते हैं, कॉपर्स। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से लाल लाल सी संरचना आया हुआ है और यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो विरेचन में इस तरह की जो संरचना बनता है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और यहाँ पे देखिए इस तरह की और पाली दिख रहा है तो इसको बोलते हैं, ये वाले यहाँ जो आपको ये तीनों दिख रहा है तीनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाली संरचना को बोलते हैं हम लोग विरेचन पालियाँ। क्या बोलते हैं, विरेचन पालियाँ। विरेचन के अंदर पाया जाता है विरेचन पालियाँ। और विरेचन पालियों के अंदर पाया जाता है शुक्रजनक नलिका। विरेचन पालियों के अंदर क्या पाया जाता है, शुक्रजनक नालिका। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से कंप्लीट अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो खाली भाग है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेसिल। ट्यूनिका वेजिनेसिल। क्या बोलते हैं, ये खाली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेसिल। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाल वाला जो संरचना है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वास्काकोस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वास्काकोस। तो ये थी आप लोगों के लिए विरेचन की कंप्लीट संरचना। विरेचन में क्या क्या पाया जाता है, विरेचन में पाया जाता है सीड और पाया जाता है रेटे-टेस्टिस और पाया जाता है कॉपर्स और पाया जाता है पूछ और क्या पाया जाता है आप लोग कमेंट में बताइए, स्क्रोटम।
और क्या पाया जाता है, वृषण पालियाँ, और वृषण पालियों के अंदर शुक्रजनक नालिका, और ये लालनुमा संरचना को बोलते हैं ट्यूनिका वास्का कोसा, और यहाँ पे आपको खाली नुमा जो नलीनुमा संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेसिल, ट्यूनिका वेजिनेसिल। जब आप वृषण को काटिएगा, जब आप वृषण को काटिएगा, अनुप्रस्थ काटिएगा, आप लोग गोल गोल टमाटर काटे होंगे इस तरह से। अगर आप कोई संरचना है और जब आप इनको इस तरह से काट रहे हैं तो इस काट को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। कौन से काट, अनुप्रस्थ काट। अगर आप गोल गोल सलाद काट रहे हैं तो कौन सा काट रहे हैं, अनुप्रस्थ काट। तो इसी प्रकार से जब वृषण को काटा, मतलब हमने नहीं काटा, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जब वृषण को काटा, तो वृषण को जब काटा तो उसके अंदर इस तरह से पालियां दिखाई दिया कि ये जो पालियां होती है, बहुत सारी पालियां पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब वृषण को काटें तो वृषण के अंदर हमें दिखा पालियां। किस तरह से, ये आपको जो संरचना दिख रहा है ये वृषण की आंतरिक संरचना बोलिए या वृषण की अनुप्रस्थ काट की संरचना बोलिए, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। वृषण की अनुप्रस्थ काट की संरचना किस तरह से होता है, सचित्र वर्णन करें, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर सचित्र वर्णन बोले तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ बोले संरचना बनाए तो आप इस तरह से बना के नाम लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जब इन वृषण को हम क्या किए, अनुप्रस्थ काटें, इस तरह से काटें, जैसे यहाँ पे काटें, तो आपको इस तरह से क्या मिला, संरचना मिला। तो वृषण में जो होता है, आपको यहाँ पे गोलनुमा संरचना दिख रहा है, तो ये जो आपको झिल्लीनुमा ये संरचना गोल गोल दिख रहा है इसको बोलते हैं शुक्रजनन नलिका, या इसका एक और नाम है सोमनीफेरल नलिका। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला काला गोल गोल जो है, इसका नाम क्या है, शुक्रजनन नलिका या सोमनीफेरल नलिका। और यहाँ पे जो आपको इस तरह से डॉट डॉट ये वाला इस तरह की जो संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। मतलब जब वृषण को काटें तो उसके अंदर हमें मिला शुक्रजनक नलिका या सोमनीफेरल नलिकाएं, और उसके बाद हमें दिखा संयोजी उत्तक, और यहाँ गोल गोल जो नुमा संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, ये जो गोल गोल नुमा संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। और यहाँ पे और देखिए आप लोगों को, इसके अंदर में इस तरह की गोल गोल नुमा कोशिकाएं दिख रहा है, इसको बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं, जनन उपकला। और इसके अंदर आपको इस तरह से लंबी कोशिका दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, लंबी कोशिका को सार्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं, लंबी जैसी कोशिका जो होता है उसको बोलते हैं सार्टोली कोशिका। और इसके अंदर वाले जो कोशिका होता है, मतलब सार्टोली कोशिका के बाद जो ये कोशिका जनन उपकला होता है उसके ऊपर की जो कोशिका होता है उसको बोलते हैं शुक्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं। क्या बोलते हैं, शुक्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं। और यहाँ पे आपको इस तरह के लंबी लंबी संरचना दिख रहा होगा तो इसको बोलते हैं रक्त कोशिकाएं। और आपको बीच सेंटर में जो यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं परिपक्व शुक्राणु। मतलब वृषण के अंदर में हमें ये सब चीज़ें मिलता है। वृषण के अंदर में शुक्रजनक नलिका मिलेगा, संयोजी उत्तक मिलेगा, अंतराली कोशिकाएं, जनन उपकला और सार्टोली कोशिकाएं और शुक्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं भी मिलेगी, और उसके साथ साथ रक्त कोशिकाएं और परिपक्व शुक्राणु भी।
तो इनको हम एक डायग्राम को छोटे से भाग को मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम नीचे में यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मतलब इस तरह से संरचना बना के हम इसको दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे जो इस तरह की संरचना है, ये जो आपको ये जो संरचना दिख रहा है इसी को बोलते हैं जनन उपकला, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनन उपकला। यहाँ छोटे से भाग से समझिए इसको क्या बोलते हैं, जनन उपकला। और इसके बाद वाली जो कोशिका है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। मतलब इसके बाद मतलब जनन उपकला के बाद की जो कोशिका होगा वो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। और इसके बीच में क्या पाया जाता है, इस तरह से कोशिका, लंबी सी कोशिका। इसी का नाम क्या है बताइए आप लोग कमेंट में, इसका नाम क्या है। इसका नाम है सार्टोली कोशिका। ये जो आपको लंबी सी कोशिका दिख रहा है इसका नाम क्या है, सार्टोली कोशिका। और ये इसके बाद जो यहाँ पे फिर से एक कोशिका आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के बाद होता है तृतीयक स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद क्या होता है, तृतीयक स्पर्मेटोसाइट। और तृतीयक स्पर्मेटोसाइट के बाद होता है स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। इस तरह से यही परिपक्व स्पर्म। तो जो वृषण होते हैं, वृषण में जो शुक्राणु होते हैं, वृषण होते हैं, उसका निर्माण कहाँ से होता है, सार्टोली कोशिका के जो बगल में जो कोशिका होगा उसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। और लीडिंग कोशिका से वो अपना भोजन मतलब पोषक प्रदान करता है। शुक्राणु क्या करता है, पोषक प्रदान करता है। जो सार्टोली की बगल की जो कोशिका होगा उन्हीं से वो क्या करता है, पोषक प्रदान करता है। तो ये थी आप लोगों के लिए कंप्लीट वृषण की संरचना, वृषण की अनुप्रस्थ काट की संरचना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो तो आप हमें कमेंट करिए। किसी भी तरह का सवाल हो कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप कमेंट करिएगा तब तो हमें पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जिन भी चीज़ों के बारे में पूछना हो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम रेडी हैं। तो अगर आप लोग इन सब की संरचना आप चाहते हैं बनाने के लिए, सीखना चाहते हैं, संरचना बनाने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। हम बोल रहे हैं आप लोगों से, एक भी बच्चे अगर कमेंट करेंगे तो उसके लिए हम कैसे संरचना बनाया जाता है प्रॉपरली सिखाएंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो इनको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप इनको अच्छी तरह से कॉपी में सजा के लिखिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मिलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वृषण है, जब वृषण को काटें, अनुप्रस्थ काटें तो हमें उसके अंदर ये सब चीज़ मिला। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में खूब मन लगाकर पढ़िएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।